हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें मॉडल सेट थर्ड का सेक्शन ए और सेक्शन बी का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले मैं मॉडल सेट 1 और 2 का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर चुका हूं। प्रत्येक मॉडल सेट का दो वीडियो है। सेक्शन ए सेक्शन बी के लिए अलग वीडियो है, सेक्शन सी के लिए अलग वीडियो है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ में ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं और ये जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी उसको ज्वाइन कर लें और वहां पर आपको पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करवाता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हूँ, कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये बड़ा आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दीजिए। तो होल स्क्वायर में अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a के जगह है आपका ax इंटू बी के जगह तो b ही है, प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर बी स्क्वायर ही हो जाएगा। अब इसको टर्म बाय टर्म हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसको हम लोग बाहर कर देंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर होता है, तो 2ab को बाहर करेंगे, यहाँ सिर्फ x बचेगा, उसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर देंगे, सिर्फ वहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 को इंटीग्रेट कर लेना है। अब क्या करते हैं, x टू द पावर n का इंटीग्रल का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। x टू द पावर n का इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, मतलब इसके पावर में 1 ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। x स्क्वायर है, इसका पावर में 1 ऐड करेंगे तो x टू द पावर 3 और उसी से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2ab तो कांस्टेंट बाहर में जो है वो रहने दीजिए, इसका पावर 1 है तो पावर 1 में 1 ऐड करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर देना है। और 1 का इंटीग्रल जो है वो x होता है, साथ में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर जरूर ऐड कर देंगे। मैं इस फॉर्मूला को डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, ए स्क्वायर इंटू एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहाँ पर आ रहा है आपका ए बी, 2 नहीं है 2 तो कैंसिल हो गया, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर देखेंगे। तो 2 नंबर में यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री लिखना है। देखिए, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख चुका हूँ। अब देखिए इसका डिग्री कैसे लिखते हैं। सबसे पहले डिग्री नहीं, मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ। ऑर्डर होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ डेरिवेटिव होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, मतलब dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स क्यू, ऐसा हो सकता है। तो आप पहले सबसे पहले चेक कीजिए कि कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें इंक्लूड है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आप इसी को कह सकते हैं। एक ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, मतलब 2 बार जो डिफरेंशिएट किया जाता है वो तो यहाँ पर इंक्लूड है नहीं, एक ही बार जो डिफरेंशिएट किया गया वही इंक्लूड है। तो इसका ऑर्डर क्या है, ये एक बार डिफरेंशिएट किया गया मतलब ऑर्डर 1 हो गया। तो ऑर्डर 1 हो गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर का काम तो यहीं पर खत्म हो जाता है। अब डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री सबसे पहले ये देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल है या नहीं, dy बाई डी एक्स का पोलिनोमियल है या नहीं। तो dy बाई डी एक्स का पोलिनोमियल कब नहीं होगा, अगर डेरिवेटिव का कोई साइन फंक्शन हो, जैसे यहाँ पर साइन फंक्शन है, या डेरिवेटिव का कोसाइन फंक्शन हो, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ऐसा लिखा हुआ हो कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में log dy बाई डी एक्स हो, या हो सकता है e टू द पावर dy बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। तो अगर ये सब इंक्लूड है तब वो पोलिनोमियल नहीं होगा, डेरिवेटिव का पोलिनोमियल नहीं होगा। हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो या सेकेंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का लॉगरिथमिक फंक्शन हो या साइन फंक्शन हो। तो यहाँ तो खैर फर्स्ट ही ऑर्डर का है और आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का यहाँ पर साइन फंक्शन है। अगर वो पोलिनोमियल नहीं है, मतलब साइन कोसाइन या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल वगैरह आ जाए तब वो फिर
पोलिनोमियल नहीं होगा, और पोलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। पोलिनोमियल अगर है तभी डिग्री डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे ऑर्डर तो 1 हो गया एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं शॉर्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन को DE लिख दे रहा हूँ। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा, कारण क्योंकि ये डेरिवेटिव का पोलिनोमियल नहीं है, इसीलिए डिफाइंड नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं इस वेक्टर को सबसे पहले यहाँ पर R लिख दिया हूँ। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे? मैग्नीट्यूड बड़ा आसानी से निकल जाता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ R। कैसे निकल जाता है? I का जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर देना। I का कोएफिशिएंट क्या है? 1/√3 है, उसका आप स्क्वायर कर दीजिए I का कोएफिशिएंट का। फिर J का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देना। J का कोएफिशिएंट भी 1/√3 है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। और फिर K का जो कोएफिशिएंट है, K का कोएफिशिएंट कितना है? -1/√3 है, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं और सभी को ऐड करके और रूट अंडर ले लेना। बस इतना ही तो काम करना है मैग्नीट्यूड के लिए। तो ये जो है, जो भी नंबर आएगा वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 का होल स्क्वायर करने पर 1, √3 का होल स्क्वायर करने पर 3, यहाँ पर 1/3 होगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 ही आएगा। तो देखिए ये 3 LCM आ जाएगा नीचे और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 + 1 + 1। तो ऊपर क्या हो गया? यहाँ पर आ रहा है आपका √3 डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल होकर के √1 और √1 का वैल्यू 1। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही लिखना है मॉडुलस में। तो यही इसका मैग्नीट्यूड हो गया। हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर A एक वेक्टर दिया हुआ है, B एक वेक्टर दिया हुआ है। तो देन फाइंड A + B। ऑल्सो फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग A + B। देखिए सबसे पहले तो A और B वेक्टर जो दिया हुआ उससे हम लोग A + B निकाल लेंगे और उसी के डायरेक्शन में फिर यूनिट वेक्टर भी निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पर वेक्टर A लिख दिया हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ था 2i - j + 2k, और वेक्टर B लिख दे रहा हूँ -i + j - k। तो सबसे पहला तो ये काम करेंगे ना, A + B निकालते हैं। A + B मतलब A का वैल्यू तो हम लोग को पता है, पहले A का वैल्यू लिख जाते हैं 2i - j + 2k। फिर वेक्टर B का वैल्यू लिखेंगे। वेक्टर B का वैल्यू क्या है? -i + j - k। अब ये दोनों का आप सम कर लीजिए। तो सम कैसे होगा? 2i - i, दोनों को एक साथ 2i और -i + i हो जाएगा। 2i में i सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो i बचा, -j और +j, तो ये तो 0j हो जाएगा। आप इसको हटा भी सकते हैं या 0j लिखिए, -j + j तो कट जाएगा, 2k - k, तो ये हो जाएगा +k। तो ये A + B निकल गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, i + k भी लिख सकते हैं। तो ये एक आंसर तो ये हो गया। और फिर दूसरा सवाल इसी में है कि ऑल्सो फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग A + B। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं R, इस वेक्टर A + B को मान लेते हैं, A + B को R मान लेते हैं। अब इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो देयरफॉर वेक्टर R क्या हो गया? वेक्टर R जो है वो i + k हो गया, i + k। अब जरा समझिए आगे, इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग A + B हम लोग को निकालना है। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग A + B। A + B का मतलब क्या होगा? वेक्टर A + वेक्टर B। वेक्टर A + वेक्टर B के डायरेक्शन में निकालना है, दैट इज वेक्टर R के डायरेक्शन में निकालना है, जिसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं r। तो r का फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर R में उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए, उसका मॉडुलस से। तो वेक्टर R है क्या? वेक्टर R तो यहाँ पर हम लोग को पता है i + k, और इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे? मॉडुलस निकालने के लिए i का जो कोएफिशिएंट है, i का कोएफिशिएंट 1 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। j तो है नहीं, j का टर्म तो यहाँ पर 0 है। फिर k है तो k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा i + k और डिवाइडेड बाय √2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 इंटू i + k। ये यूनिट वेक्टर निकल गया और किस डायरेक्शन में निकला है? A + B के डायरेक्शन में। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर यह सवाल है कि कैन -1/2√3 1/√2 -1/√3 बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी डायरेक्टेड लाइन्स।
क्या ये जो दिया हुआ है 3 नंबर क्या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है? तो डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से डिनोट करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एल है, ये मान लेते हैं एम है और ये जो है वो एन है। और डायरेक्शन कोसाइन का एक रिजल्ट होता है, एक रूल होता है, अगर किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो तीनों के स्क्वायर का सम निश्चित रूप से 1 होना चाहिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ये 1 के इक्वल नहीं है तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि ये तीनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो 1 आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तब डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता है। तो नाउ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये तीनों के स्क्वायर करके हम लोग सम कर रहे हैं। एल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 यानी कि 12 हो जाएगा। देखिए 2 का होल स्क्वायर करने पर 4 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 3 जा 12 हो गया। फिर प्लस एम स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ गया, प्लस एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 1/√3 का स्क्वायर करने पर 3। अब देखिए ये 12 तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, ये ऊपर हो गया 1 प्लस यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 6 और यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं तो 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 6 + 4 10 + 1 11 डिवाइडेड बाय 12 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, 1 के इक्वल तो नहीं आया। तो अगर ये तीनों के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल नहीं आ रहा है मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर -1/2√3 लिख देंगे लास्टली, 1/√2 और फिर -1/√3 कैन नॉट बी, लिखेंगे कैन नॉट बी डायरेक्शन कोसाइंस। मैं शॉर्ट में यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस को लिख रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी डायरेक्टेड लाइंस, एनी डायरेक्टेड लाइंस, कोई भी डायरेक्टेड लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता। एनी डायरेक्टेड लाइंस, कोई भी डायरेक्टेड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन तभी हो सकता है जब उसके स्क्वायर का सम कितना हो जाए 1। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 2 - 1 3 है और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट 4 2 - 1 है। ये दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करता है उसका इक्वेशन निकालना, कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए यहाँ पर जैसे एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 - 1 3 और दूसरा पॉइंट है बी, यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर बी का कोऑर्डिनेट भी हम लोग को पता है, बी का कोऑर्डिनेट है 4 2 1। तो ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रहे तो बड़ा आसानी से बना सकते हैं। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ये लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, तो ये दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करता है उसका इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये x1 y1 क्या है, एक्चुअली इसका जो कोऑर्डिनेट है वही x1 y1 और z1 है, पहला का कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट को x2 y2 और z2 कहेंगे हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y1 और z - z1 डिवाइडेड बाय z2 - z1। ये फॉर्मूला होता है, बस इस फॉर्मूला में पुट कर देना, इक्वेशन निकल जाएगा। तो क्या होगा, पुट कीजिए x - x1, x1 का वैल्यू मतलब x1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना है तो x1 के जगह है 2 डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो x2 आपका है 4 और x1 है 2 तो 4 - 2 हो जाएगा इक्वल टू y - y1, y1 का वैल्यू मतलब यही वाला, y1 का वैल्यू खुद -1 है, यहाँ पर -1 है डिवाइडेड बाय y2 - y1, y2 मतलब इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट 2 जो है 2 में ये सब्ट्रैक्ट करना है 2 - -1 और इक्वल टू z - z1, z1 मतलब 3 हो गया और डिवाइडेड बाय z2 - z1, z2 मतलब 1 माइनस z1 मतलब 3, 1 - 3 हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये दैट इज है x - 2 और 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 हो गया। यहाँ पर y + 1 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और यहाँ z - 3 और 1 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, तो यही हो जाएगा। बस यही काम करना है आपको, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक बार फॉर्मूला लिख लेना है, फॉर्मूला में x1 y1 x2 y2 और x1 y1 z1 और x2 y2 z2 का वैल्यू पुट कर देना है, जो आ गया वही कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। हम लोग को कार्टेशियन इक्वेशन लिखना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से ओनली 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है P ऑफ ए इक्वल टू 6/11, P ऑफ बी इक्वल टू 5/11, बी इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 5/11 और A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 4/11। तो देन इवेलुएट PA/B, ये निकालना है और फिर PB/A निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से निकाल लीजिए। यहाँ पर पहले हम लोग P ऑफ A लिख लिए हैं, P ऑफ B लिख लिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A इंटरसेक्शन B भी लिख लिए हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख लिए हैं। अब हम लोग को निकालना है PA/B। तो इसका फॉर्मूला है क्या, इसका फॉर्मूला है PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। और PA इंटरसेक्शन B है क्या, वो तो पता है हम लोग को 4 डिवाइडेड बाय 11 और P ऑफ B क्या है 5/11। तो देखिए ये 11 और 11 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4/5 बच जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। एक मिनट, हाँ 4 डिवाइडेड बाय 5, एक आंसर ये हो गया। फिर आपको निकालना है PB/A, ये दूसरा ये भी है, PB/A भी निकालना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, PB इंटरसेक्शन A, PB इंटरसेक्शन A प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट B एंड A डिवाइडेड बाय PA। ये PA जो नीचे होता है वही डिवाइड होता है यहाँ पर। अब ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। आप B इंटरसेक्शन A को A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरसेक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। और नीचे P ऑफ A रहने दीजिए। PA इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला है, हम लोग को पता है, सॉरी फॉर्मूला नहीं, इसका वैल्यू पता है 4/11 और P ऑफ A का भी वैल्यू पता है 6/11। तो 11 और 11 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 4/6, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। तो ये आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, दोनों आंसर मिल गया हम लोग को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेक्शन बी का है, जो आपको पूछा जाएगा 7 क्वेश्चन, उसमें से देना है 5 क्वेश्चन का जवाब। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 10x टू द पावर 4 है, यहाँ इंटीग्रेट करना है इसको। 10x टू द पावर 4 का इंटीग्रल को सबसे पहले हम लोग i मान लिए। अब कैसे इवेलुएट करते हैं जरा समझिएगा इसको। यहाँ पर हम लोग 10x टू द पावर 4 को लिखते हैं 10² x और फिर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर 10² x। अब इस 10² x को क्या करते हैं, इसको लिख जाते हैं sec² x - 1, ये लिख जाते हैं। और यहाँ पर ये जो 10² x है उसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 10² x इंटू sec² x और फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 10² x। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 10² x इंटू sec² x इसको इंटीग्रेट करना है और फिर इसको भी अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों में इंटीग्रल का साइन लगा दिए हम लोग, इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। 10x के जगह z पुट कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट 10x इक्वल टू z इन फर्स्ट इंटीग्रल। हम लोग सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल में पुट कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे हैं। इन फर्स्ट इंटीग्रल, 2 इंटीग्रल है यहाँ पर, तो हम लोग को सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल में पुट करना है। सेकेंड इन तो हो जाएगा इंटीग्रेट, कैसे होगा मैं बताऊंगा। तो पुट 10x इक्वल टू z इन फर्स्ट इंटीग्रल। देयरफॉर 10x को आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशियल निकालेंगे तो sec² x और dx से मल्टीप्लाई किया जाता है, z का 1 और फिर dz से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू होगा, इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और dz से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ सिर्फ dz ही आएगा, ये डिफरेंशियल हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख जा रहा हूँ, जरा समझिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, या एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर ऊपर लिख जाऊँगा। देखिए यहाँ पर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10² x को क्या लिख सकते हैं, 10x को z मान रहे हैं तो ये z² हो जाएगा और sec² x dx के जगह हो जाएगा आपका dz। अब ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 10² x का इंटीग्रल होता है सॉरी 10² x का फॉर्मूला होता है sec² x - 1, एक ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो 10² x को sec² x - 1 लिख जाएंगे। अब उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये
जेड स्क्वायर का इंटीग्रल जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रल इसके पावर में 1 ऐड करेंगे, जेड का पावर 3 हो जाएगा और 3 से डिवाइड कर देंगे, ये इंटीग्रेट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल का, यहाँ पर तो 10x हो जाएगा और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, साथ में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। जेड तो हम लोग माने हैं ना, ये एक्चुअली x का फंक्शन है, इंटीग्रल है जिसको इंटीग्रेट करना है वो x का फंक्शन है, यहाँ तो z का हम लोग माने हैं, तो z को x के टर्म में पुट कर दीजिए, z की जगह क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं, तो ये 1/3 लिख जाइए और z³ मतलब 10qx, देखिए यहाँ पर z इक्वल टू है ना 10x, तो z³ इक्वल टू हो जाएगा 10qx और यहाँ पर ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे -10x और माइनस माइनस प्लस x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ विशेष नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। अब देखिए ये इंटीग्रल है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए 1 प्लस लॉग एक्स को आप z मान लीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स को z मानते हैं, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्टिव वेरिएबल, डिफरेंशिएटिंग शॉर्ट में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर रिस्पेक्टिव वेरिएबल, ये सेंटेंस लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, रिस्पेक्टिव वेरिएबल वी गेट, अगर आप नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन लिखना ज़्यादा सही होता है, रिस्पेक्टिव वेरिएबल, तो वी गेट क्या होगा, 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और log x का क्या हो जाएगा 1/x, और रिस्पेक्टिव वेरिएबल का मतलब ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये z का फंक्शन है, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 और dz से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू dz तो dz ही रहेगा ना, तो इसीलिए इसको हम लोग 1 को लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, dz लिखते हैं। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन किए, उसके बाद डिफरेंशियल निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, देयरफॉर i इक्वल टू है क्या दिया, समझिए i इक्वल टू आपका है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और फिर ये लिखते हैं 1/x इंटू डी एक्स, ये डिवाइड में x था उसको 1/x इंटू डी एक्स लिख दिए। अब जरा समझिए, इसको तो हम लोग मान चुके हैं, कुछ z माने हुए हैं, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर और 1/x dx के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dz। अब तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा z का पावर 3, पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। लास्टली हम लोग z का वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3 रहने देते हैं और z का वैल्यू है क्या 1 प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ पर z का वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस लॉग एक्स और इसका क्यूब भी है तो पावर 3 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा, यही इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये भी बड़ा छोटा क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज से है, इस तरीके का सवाल एक जरूर होगा आपके एग्जामिनेशन में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आप पढ़े होंगे तो उसमें एक प्रॉपर्टीज है, उसी प्रॉपर्टीज का अप्लाई करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टीज का अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो इंटीग्रल को यहाँ पर हम लोग i मान चुके हैं, इसको नंबर 1 कर देते हैं। अब एक प्रॉपर्टीज होता है, कौन सा प्रॉपर्टीज है, सिंस 0 से अगर a तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो आप क्या कीजिए, 0 से a तक ही कीजिए, लेकिन इस फंक्शन में x को हटा करके अपर लिमिट -x लिख सकते हैं, a -x लिख सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टीज है, इसी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देयरफॉर i इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 0 से π/2 तक ही करते हैं, लेकिन जो फंक्शन जहाँ है x फंक्शन में, उसके जगह π/2 - x पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर है ना रूट अंडर साइन और x को हटा करके क्या लिखेंगे, π/2 - x लिखेंगे। वही काम हम लोग नीचे भी करेंगे, फंक्शन में करना है, ध्यान दीजिएगा, dx में नहीं करना है, dx तो dx ही रह जाता है, हम लोग को किस में करना है, फंक्शन में करना है। तो यहाँ पर रूट अंडर, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, साइन और x के जगह π/2 - x लिखेंगे, प्लस यहाँ पर रूट अंडर कॉस और x के जगह π/2 - x लिख जाएंगे और dx। ये जो कहते हो कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई किए हैं वो प्रॉपर्टीज जरूर यहाँ पर लिख देंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिख दिए हैं ना, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो प्रॉपर्टीज जो अप्लाई कीजिएगा वो जरूर लिख दीजिएगा। अब देखिए दैट इज i इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, ये 0 से π/2 रहने देते हैं, 0 से π/2,
और साइन 90 डिग्री का फॉर्मूला होता है, ये तो आप जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये कॉस 90 माइनस थीटा का हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा होता है। अब थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसको पहले लिख जाइए, उसको बाद में लिख जाइए। तो दैट इज यहाँ पर i इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 0 से π/2, और यहाँ पर रूट अंडर कॉस x डिवाइडेड बाय, ये पहले लिख जाते हैं, रूट अंडर साइन x को पहले लिख जाते हैं और बाद में लिख जाते हैं रूट अंडर कॉस x। क्यों किए ऐसा काम? क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें रूट अंडर साइन x पहले लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग पहले लिख गए, ये दोनों डिनोमिनेटर एक जैसा कर दिए। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे। देखिए 1 और 2 को ऐड करने पर क्या होगा, मैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा समझिएगा, दोनों एक ही टाइप का इंटीग्रल है। यहाँ पर भी लिमिट जो है वो 0 से π/2 है, यहाँ पर भी 0 से π/2 है, एक ही इंटीग्रल में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 + 2 इम्प्लाइज, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो इधर भी i था ना, जरा देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, यहाँ पर 1 में लेफ्ट हैंड साइड था i, यहाँ पर i है और यहाँ पर भी i है, तो i + i 2i हो जाएगा, और ये दोनों इंटीग्रल को हम लोग ऐड कर देंगे राइट साइड में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2i, और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा 0 से π/2, एक इंटीग्रल में था जो मैं ऊपर ले गया हूँ, साइन x डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x, क्वेश्चन में यही था। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ रूट अंडर को, हाँ, रूट अंडर कॉस x। और उसके बाद जो दूसरा इंटीग्रल है, दूसरा इंटीग्रल में ये है 0 से π/2, और क्या है, यहाँ पर फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है cos x डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x, ये है। अब ये दोनों को एक ही इंटीग्रल में हम लोग लिख जाएंगे, इम्प्लाइज 2i इक्वल टू, एक ही इंटीग्रल में लिखेंगे, मतलब क्या हुआ, 0 से π/2, यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, रूट अंडर साइन x डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x, ये लिखेंगे, और dx को बाद में लिखेंगे, dx कॉमन ले लेंगे, इसको भी यहाँ पर रूट अंडर कॉस x डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x, ऐसा लिख गए हम लोग यहाँ पर, और बाद में हम लोग dx लिख रहे हैं। जरा अब समझिए क्या किए हैं, इस दोनों को एक ही इंटीग्रल में लिख दिए हैं, दोनों को सम कर दिए हैं। देखिए इसको भी इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा। अब इसको आप एलसीएम लेकर के ऐड कर दीजिए, दैट इज 2i इक्वल टू क्या होगा, 0 से π/2 तक है, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x, ये एलसीएम आ गया। ऊपर क्या होगा, यहाँ पर भी रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x, सेम चीज आ गया। तो अब ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर dx रहने दीजिए, ये सेम चीज है, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 0 से π/2, और यहाँ पर 1 बच गया। अब 1 को आप इंटीग्रेट कर लीजिए, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तब क्या होगा, इम्प्लाइज 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, और इसका लिमिट बैठाएंगे 0 से π/2, पहले अपर लिमिट बैठाते हैं π/2 और माइनस लोअर लिमिट 0, तो कितना आ गया, ये π/2 आ गया। i का वैल्यू निकालना है, 2 आप उधर डिवाइड कर दीजिए, तो 2 उधर डिवाइड करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा π/4 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, इंटीग्रल i निकालना था। मॉडल सेट 1 में इसी टाइप का एक क्वेश्चन 11 नंबर है, 11th नंबर, जो मेरा मॉडल सेट में वो छूट गया था किसी कारण से, तो इसी तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं किसी भी मॉडल सेट में इसको इंक्लूड कर दूंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, इसको इंटीग्रेट करना है, 11 नंबर क्वेश्चन है, 0 से π/2 तक साइन क्यू एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया हूँ, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फॉर्मूला, साइन 3x का 3 sin x माइनस 4 sin qx होता है, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। 4 sin qx को इधर ले आइए, 4 sin qx को जब इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाते हैं तो 3 sin x माइनस sin 3x हो जाएगा ये।
अब क्या करते हैं, 4 उधर डिवाइड कर देते हैं, तो साइन क्यूब x का वैल्यू हो गया 1/4 और यहाँ हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूला को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन में साइन क्यू एक्स का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, साइन क्यू एक्स को इंटीग्रेट करना है तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला हम लोग लिख जाएंगे, 0 से π/2 तक रहने दीजिए और साइन क्यू एक्स का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये अगर नहीं याद भी रहता है तो ये अगर आपको याद है तो यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला हो गया 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब उसके बाद इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 1/4 तो कांस्टेंट है, 1/4 बाहर हो जाएगा, 0 से π/2 किसको इंटीग्रेट करना है, अब 3 साइन x माइनस साइन 3x इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब इसको भी इंटीग्रेट करते हैं आगे। देखिए क्या करेंगे, 1/4 रहने देते हैं, इसका इंटीग्रल 3 तो कांस्टेंट है, साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x, यहाँ पर 3 रहने देते हैं और साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x, और यहाँ पर साइन 3x का इंटीग्रल, यहाँ भी माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, कॉस 3x और x का अगर कोई कोएफिशिएंट रहे तो उससे डिवाइड हो जाता है, जैसे x का कोएफिशिएंट 3 है उससे डिवाइड हो गया, तो ये इंटीग्रेट हो गया। और लिमिट क्या बैठाना है, 0 से π/2। अब अपर लिमिट पहले बैठाइए, तो यहाँ पर ये 1/4 रहने देते हैं, इसमें पुट करेंगे -3 cos π/2, पहले अपर लिमिट बैठाएंगे cos π/2, यहाँ पर बैठाएंगे cos 3π/2, 3π/2 डिवाइडेड बाई 3। अब फिर लोअर लिमिट बैठाएंगे, तो लोअर लिमिट बैठा करके सब्ट्रैक्ट करना है, 0 पुट कीजिए, -3 cos 0 प्लस यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे तो cos 0 ही हो जाएगा, ये cos 3 इंटू 0 मतलब cos 0 डिवाइडेड बाई 3। अब ये पर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए ये 1/4 रहने देते हैं, cos π/2 का वैल्यू 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, cos 3π/2 का भी वैल्यू 0 होता है तो वो भी 0 हो जाएगा, cos π/2 का वैल्यू 0, cos 3π/2 का भी वैल्यू 0, -3 और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर भी cos 0 का वैल्यू 1 होगा तो ये 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/4 रहने देते हैं, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस है, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए अंदर में, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -9 + 1। अब देख लीजिए क्या आता है, ये आ रहा है -8 और खुद माइनस है तो +8/3 हो गया, तो 1/4 इंटू 8/3, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2/3, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हिच वर्टिसेस आर ए, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी और सी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक ट्राइंगल है ABC और यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट बी का और सी का, ये 2D का नहीं बल्कि 3D का कोऑर्डिनेट है, मतलब x y z तीनों कोऑर्डिनेट है। तो वेक्टर मेथड से इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और भी कई मेथड से निकल सकता है लेकिन यहाँ पर जो निकालना है वो वेक्टर मेथड से निकालना है। तो कैसे वेक्टर मेथड से निकालते हैं जरा समझिएगा। यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल बना लिए, कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ था वो लिख लिए। अब A का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A कैसे लिखा जाता है, इसमें I, इसमें J, इसमें K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, मतलब यहाँ पर I से करेंगे तो ये I ही हो जाएगा 1 में, I कैप प्लस इसमें J से करेंगे तो J कैप प्लस K कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा A का। B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर भी I J K लगाएंगे, वहाँ पर तो 1 में I लगाएंगे तो I ही होगा, 2 में लगाएंगे तो 2J हो जाएगा प्लस 3K कैप हो जाएगा, ये B का पोजीशन वेक्टर हो गया। C का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, तो C का कोऑर्डिनेट है 2I कैप हो जाएगा, फिर 3J कैप हो जाएगा और फिर प्लस K कैप होगा। ये निकल गया आपका ABC का पोजीशन वेक्टर। अब एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द एरिया, दो तरह का एरिया होता है, एक वेक्टर एरिया होता है, एक स्केलर एरिया होता है। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो स्केलर एरिया निकालेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर मेंशन कर देता है कि फाइंड द वेक्टर एरिया तो वेक्टर एरिया निकालेंगे। तो देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, या ऐसा देयरफॉर मत लिखिए, नाउ यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका फॉर्मूला होता है हाफ
देखिए ये एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ए बी बनाएंगे और एक वेक्टर ए सी बनाएंगे, दोनों का डायरेक्शन बाहर निकलते हुए होना चाहिए। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी, और उसका हाफ कर देंगे तो ये वेक्टर एरिया बताता है। अगर ए बी क्या करना है, ट्राइंगल का दो साइड लेना है, वेक्टर ए बी लेना है, वेक्टर ए सी, दो साइड ले लिए, लगातार दो साइड, दोनों का डायरेक्शन बाहर निकलते हुए है, तो ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे तो ये वेक्टर एरिया बताएगा। और अगर हम लोग को स्केलर एरिया निकालना है तो इसमें मॉड लगा देंगे, तो हम लोग मॉड लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर वेक्टर और स्केलर कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ एरिया लिखा हुआ है, तो सिर्फ एरिया लिखा हुआ है तो स्केलर एरिया ही निकालेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में रहता कि फाइंड द वेक्टर एरिया, तब मॉड नहीं लगाते, तब हाफ ए बी क्रॉस ए सी ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है एरिया तो हम लोग स्केलर एरिया ही निकालेंगे। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर सारा चीज तो लिखा हुआ है। अब जरा देखिए ए बी निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए बी, तो अगेन वेक्टर ए बी हम लोग निकाल लेते हैं। वेक्टर ए बी कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए बी निकालने का फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब बाद में जो पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये बाद में जो पॉइंट है वो पहले लिखेंगे और उसमें पहले जो पॉइंट है उसको बाद में लिख करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बी का पोजीशन वेक्टर हम लोग को पता है, देखिए क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फिर ए का भी पोजीशन वेक्टर पता है, ए का पोजीशन वेक्टर है आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आई में आई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0i हो जाएगा, हाँ 0i लिख सकते हैं आप, और 2j में j सब्ट्रैक्ट करेंगे j हो जाएगा, फिर 3k में k सब्ट्रैक्ट करेंगे 2k हो जाएगा। ये निकाल लिए हम लोग वेक्टर ए बी। फिर निकालते हैं वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए सी कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए सी इक्वल टू लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मैं अभी बता चुका हूँ क्या करना है आपको, सी का पोजीशन वेक्टर में ए का पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। सी का पोजीशन वेक्टर है क्या, हम लोग को पता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और यहाँ पर ए का पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब जरा देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट अगर कर दें तब क्या होगा, 2i कैप में i कैप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो i कैप हो जाएगा, 3j में j सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2j हो जाएगा, यहाँ पर 2j, और फिर k में k सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0k लिख सकते हैं इसको, तो ये 0k हो गया। अब ए बी और ए सी पता है, पहले अब ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं। तो ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकलेगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नाउ ए बी क्रॉस ए सी, वेक्टर ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले ए बी क्या है वो लिख जाते हैं, फिर ए सी क्या है वो लिख जाते हैं। ए बी है क्या, 0i प्लस जे प्लस 2k, यहाँ पर है 0i प्लस जे प्लस 2k, ये हो गया ए बी। और फिर क्रॉस ए सी का वैल्यू लिख जाते हैं, ए सी भी निकाले हुए हम लोग। यहाँ पर ए सी निकला हुआ आई प्लस 2j प्लस 0k, आई प्लस 2j प्लस 0k, आई है फिर 2j है और यहाँ पर है 0k। अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है, कैसे निकलता है, एक डिटर्मिनेंट से निकलता है, आई जे और k लिखते हैं डिटर्मिनेंट में सबसे ऊपर, फिर हम लोग फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट लिख जाते हैं, 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। कंपोनेंट मतलब i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट, k का कोएफिशिएंट। यहाँ पर दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट लिखते हैं तीसरे रो में, 1 है, 2 है और 0, जो कोएफिशिएंट रहता है i j का। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिख जाते हैं आई कैप, तो आई कैप लिख रहे हैं, इसके साथ में क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, एक्सपेंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा 0, और यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर माइनस जे लिखते हैं और इसके साथ में ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आगे लिखेंगे प्लस के, और k के साथ क्या करेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो अब ये क्या आ रहा है, -4i कैप, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2j कैप,
और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के कैप। तो इस तरीके से हम लोग ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अब निकाल लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसका मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग यहाँ पर -4i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, इसी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका जो होता है, आई का जो कोएफिशिएंट है -4, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर जे का जो कोएफिशिएंट है, जे का कोएफिशिएंट 2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर के का जो कोएफिशिएंट है, के का कोएफिशिएंट -1 है, -1 का होल स्क्वायर कर देंगे, और ये तीनों का सम कर लेना है। तो देख लीजिए कितना आता है सम। यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 + 4 और +1, यानी कि ये 21 आ जाएगा, √21। तो अब ट्राइंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला में लिखा होता है, देखिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, फॉर्मूला में लिखा था या इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मॉडुलस तो निकाल चुके हैं AB क्रॉस AC, तो हाफ, और इसका मॉडुलस देखिए यहाँ पर, एक मिनट, जस्ट मॉडुलस होगा, यहाँ पर मॉडुलस लगाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो मैग्नीट्यूड कितना आ चुका है, √21। तो यही आंसर हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, आंसर जो होता है एरिया का वो स्क्वायर यूनिट होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। एरिया जब रिजल्ट आता है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, इस तरीके से होता है, तो जो भी यूनिट हुआ स्क्वायर यूनिट, तो ये आंसर हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखा हूँ, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। ये दो लाइन दिया हुआ है, r = 3i + j - 2k प्लस लेमडा i - j - 2k, और फिर r = 2i - j - 56k प्लस म्यू 3i - 5j - 4k। ये दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे निकलता है, एक्चुअली देखिए, लाइन का जो इक्वेशन होता है, कोई भी लाइन का अगर वेक्टर इक्वेशन हो तो वो इस फॉर्म में होता है, r = a + लेमडा b। ये एक्चुअली ए क्या बताता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से लाइन पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए होगा, और ये जो लाइन है वो वेक्टर बी के पैरेलल होता है। ये जो लाइन है, अगर लाइन का इक्वेशन r = a + लेमडा b है तो ये वेक्टर बी के पैरेलल होता है। ये जो लाइन है वो वेक्टर बी के पैरेलल हो जाएगा। तो इसी फॉर्म में दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर दो लाइन है और दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो ये कैसे निकाला जाता है जरा समझिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जो दो लाइन दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। गिवन पेयर ऑफ लाइन्स इज r = पहला जो लाइन था यहाँ पर आप देख रहे हैं वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, और दूसरा जो लाइन था यहाँ पर वही दूसरा लाइन यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। देखिए, ये r = a + लेमडा b के फॉर्म में, ये भी r = a + म्यू b है, यहाँ पर लेमडा नहीं है बल्कि म्यू है। तो मान लेते हैं ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 और 2 जो है वो दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 1 और एक 2। तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा। देखिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन्स 1 and 2। अब द लाइन्स 1 and 2 आर पैरेलल टू द वेक्टर्स। मैं बता रहा था कि अगर r = a + लेमडा b है लाइन का इक्वेशन, तो इस वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा, b वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। तो पहला लाइन किसके पैरेलल है, द लाइन्स 1 and 2 आर पैरेलल टू द वेक्टर। एक वेक्टर को मान लेते हैं b1। b1 क्या हो जाएगा, i - j - 2k, यही b1 हो गया। और दूसरा लाइन ये है r = a + म्यू b, इसके पैरेलल हो जाएगा, इसको हम लोग b2 मान रहे हैं, वेक्टर b2। तो वेक्टर b2 = 3i - 5j - 4k। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए, जरा समझिए, दोनों लाइन के बीच एंगल निकालना है, तो यही दोनों वेक्टर के b1 और b2 के बीच एंगल निकाल लेते हैं। b1 और b2 के बीच जो एंगल होगा वही लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा। तो देखिए, देयरफॉर cos थीटा निकालने का फॉर्मूला होगा, cos थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, b1.b2, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेंगे, और डिवाइडेड बाय mod b1 × mod b2, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो b1 और b2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। b1 क्या है, i - j - 2k, और b2 क्या है, b2 है, डॉट यहाँ लिखेंगे, b2 है 3i - 5j - 4k, और मॉडुलस लिखना है। अब देखिए, पहले b1 का मॉडुलस, तो b1 का मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस लिखना है, तो i का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 होगा, फिर -1 का होल स्क्वायर करने पर भी 1 आएगा।
और यहाँ -2 का होल स्क्वायर करेंगे, -2 का होल स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा। और फिर b2 का मैग्नीट्यूड, तो b2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 3 का होल स्क्वायर 9, -5 का होल स्क्वायर करेंगे 25 और -4 का होल स्क्वायर करेंगे 16। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, 1 × 3 कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 3 प्लस देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट है j का -1 और यहाँ पर j का कोएफिशिएंट है -5 और यहाँ पर k का कोएफिशिएंट है -2, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस k का कोएफिशिएंट है -2 और यहाँ पर k का कोएफिशिएंट है -4 और नीचे क्या आ रहा है चेक कर लीजिए, नीचे 4 + 1 5, 5 + 1 यानी कि √6 आ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए 16 और 9 25 आ रहा है, 25 + 25 √50 आ रहा है, ये √50। ऊपर चेक कीजिए ऊपर कितना आता है, ऊपर हो जाएगा 3, उसके बाद --+5 हो जाएगा और यहाँ पर भी --+ हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5√2 आएगा, 5√2 और √6 पहले से है, √6 को मैं बाद में लिख रहा हूँ। देखिए ये अब क्या होगा, 5 + 3 8, 8 + 8 16 डिवाइडेड बाय 5 और ये दोनों को √1 एक साथ कर सकते हैं, √12। तो यहाँ पर ही मैं लिख जा रहा हूँ, ये cos थीटा का वैल्यू निकला, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू, या यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू आया है 16 डिवाइडेड बाय 5√12। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स उधर चला जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 5√12। तो ये आंसर हो जाएगा, ये 5 है, यहाँ पर इसको मैं ठीक से कर लिख दे रहा हूँ, ये 5 है। तो यही आंसर हो जाएगा, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना था। तो इस तरीके का सवाल पिछले मॉडल सेट में भी था, तो आप आसानी से सिर्फ एक फार्मूला होता है उस फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। लास्ट क्वेश्चन ये है 14 नंबर, यहाँ ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, पी बी बाई ए दिया हुआ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है बी का। ये 3 चीज दिया हुआ है, 3 चीज निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी, पी ए बाई बी निकालना है। तो जो दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, पी ए दिया हुआ है, पी ऑफ बी दिया हुआ है, पी ऑफ बी बाई ए दिया हुआ है। अब जरा समझिए, सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने का फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। पी ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले फर्स्ट ही हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट नंबर। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए का प्रोबेबिलिटी इंटू पी बी बाई ए, ये एक फॉर्मूला है। ए का प्रोबेबिलिटी और बी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरसेक्शन निकल जाता है। तो ए का प्रोबेबिलिटी है क्या, ए का प्रोबेबिलिटी है 0.4 और बी बाई ए का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 0.24 हो गया। तो ये एक आंसर तो यही हो गया। दूसरा पी ए यूनियन बी निकालना है, इसका भी फॉर्मूला होता है। पी ए यूनियन बी निकालने का क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए का वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू है 0.4 ए का प्रोबेबिलिटी, फिर बी का प्रोबेबिलिटी है 0.8 और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकाल के रखे हुए हैं 0.24। अब ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 8 + 4 12 यानी कि 1.2 हो जाएगा और माइनस 0.24। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ पर 1, 11 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 और यहाँ 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.96 हो गया। तो ये आ गया। अब फिर एक और निकालना है, पी ए बाई बी भी निकालना है, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर ज़रा समझिए कैसे निकालते हैं। पी ए बाई बी, इसका भी निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी हम लोग को पता है 0.24 और बी का भी प्रोबेबिलिटी पता है, बी का प्रोबेबिलिटी है 0.8। अब ये आप ऐसा कीजिए, डेसिमल को हटाइएगा तो 24 डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बैठाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, 8 से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 और 8 3 जा 24 यानी कि 3/10 आएगा। इसको आप पॉइंट में भी बदलना चाहें तो 0.3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए,
सिर्फ फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था, कुछ चीज़ें दिया हुआ था और कुछ निकालना था, तो फार्मूला यूज करते हुए हम लोग इसको निकाल लिए। तो ये आसानी से बन गया। ये 3 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1-1 मार्क्स मिलेगा। तो आज हम लोग देखें इस वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन सी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक और चीज़, अगर आप क्रैश कोर्स चाहते हैं 12 का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करवाऊंगा 12 क्लास का, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक होने वाला है। तो जो भी जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं है या क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं क्रैश कोर्स भी करवा दूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं मॉडल सेट थर्ड के सेकेंड वीडियो में अगली बार। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।